Bismillahirrahmanirrahim. In previous lecture, we have studied about resonance contributing structures of benzene. तो उस लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि बेंजीन के 5 रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। उनमें से 2 स्ट्रक्चर जो थे वो कैकुले ने प्रपोज किए थे और फर्दर जो है वो 3 स्ट्रक्चर जो हैं वो डिवार ने प्रपोज किए थे। तो वहां से ये क्वेश्चन ओरिजिनेट होता है कि कैकुले की जो स्ट्रक्चर्स हैं वो एक्चुअल स्ट्रक्चर की मेकिंग में ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रही हैं या दीवार की स्ट्रक्चर्स जो हैं वो ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रही हैं। तो इस क्वेश्चन को लेके साइंटिस्ट ने कुछ रूल्स जो हैं वो डिफाइन किए हैं कि किसी मॉलिक्यूल की एक्चुअल स्ट्रक्चर में रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स कौन कौन सी हो सकती हैं, या अगर हम एक मॉलिक्यूल की डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ड्रा करें तो उनमें से कौन सी स्ट्रक्चर जो है वो कैनोनिकल फॉर्म हो सकती है और कौन सी स्ट्रक्चर जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो उनमें से जो फर्स्ट रूल है अबाउट कैनोनिकल फॉर्म्स, दैट इज all canonical forms must be a bona fide Lewis structure. अगर एक मॉलिक्यूल की मोर देन 1 कैनोनिकल फॉर्म्स है, जिस तरह बेंजीन की 5 कैनोनिकल फॉर्म्स हैं, तो सारी स्ट्रक्चर्स को बोनाफाइड लीवर्स स्ट्रक्चर्स होना चाहिए। अब बोनाफाइड लीवर्स स्ट्रक्चर से मुराद क्या है? बोनाफाइड लीवर स्ट्रक्चर से मुराद ये है कि जो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स हैं उनके वैलेंस शेल में आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन देयर शुड बी 2 इलेक्ट्रॉन्स, देयर शुड नॉट बी मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन। तो फर्स्ट रो एलिमेंट में जो एग्जांपल है दैट इज हाइड्रोजन, and then there should be no more than 8 electrons in the valence shell of second row element. तो सेकंड रो में कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है। तो बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद इन एलिमेंट्स के वैलेंस शेल के अंदर हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं। अगर किसी स्ट्रक्चर में मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो दैट स्ट्रक्चर विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ कैनोनिकल फॉर्म। इसी तरह जो थर्ड रो के एलिमेंट्स हैं उनके वैलेंस शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए 12। तो अब हम इस रूल को प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करते हैं बाय टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ ट्राई मिथाइल एमीन ऑक्साइड। इस मॉलिक्यूल के अंदर अगर हम फोकस करें तो इसमें 3 मिथाइल ग्रुप हैं। एक मिथाइल ग्रुप ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये। तो ये तीनों हो गए ट्राई मिथाइल, और एन जो है दैट इज फॉर एमीन। तो ये एक टर्शियरी एमीन है। हमने प्रीवियसली पढ़ रखा है कि अगर नाइट्रोजन के साथ एक एल्काइल ग्रुप हो तो वो प्राइमरी होता है, अगर 2 हो तो वो सेकेंडरी होता है, और अगर 3 हो तो वो टर्शियरी एमीन्स है। तो दिस इज ट्राई मिथाइल एमीन ऑक्साइड। तो इस मॉलिक्यूल की 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स मैंने यहाँ पर ड्रा कर रखी हैं। एक स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज पॉजिटिव है, ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज नेगेटिव है, और दूसरी स्ट्रक्चर के अंदर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड। अब जो हमारा सुपरफिशियल प्रीवियस नॉलेज है वो हमें ये बताता है कि जो स्ट्रक्चर न्यूट्रल होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है और जिसमें चार्ज सेपरेशन होती है वो लेस स्टेबल है। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी वेरीफाई करना है कि ये जो न्यूट्रल स्ट्रक्चर हमने ड्रा किया है क्या ये बोनाफाइड लीवर स्ट्रक्चर है या नहीं है। तो इसके लिए रूल क्या है कि देयर शुड be no more than 2 electrons in valence shell of first row element. There should not be more than 8 electrons in second row element, and there should be no more than 12 electrons in the valence shell of third row element. तो अब हम इस बात को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हाइड्रोजन सब कनेक्टेड कार्बन के साथ सबकी कंडीशन एक है, 3 मिथाइल ग्रुप हैं, हर एक हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड के थ्रू अटैच है। तो हाइड्रोजन के बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद अगर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करें तो दे आर 2 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल ऑफ हाइड्रोजन। इसी तरह कार्बन के भी
1 2 3 एंड 4 बॉन्ड है, यहाँ पर भी कार्बन के 4 बॉन्ड है, यहाँ पर भी कार्बन के 4 बॉन्ड। तो वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने के लिए हम सिग्मा बॉन्ड को कंसीडर करेंगे इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन्स, डबल बॉन्ड को कंसीडर करेंगे इक्वल टू 4 इलेक्ट्रॉन्स, ट्रिपल बॉन्ड को कंसीडर करेंगे इक्वल टू 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो कार्बन को अगर हम देखें तो कार्बन के वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं 8, तो इस रूल को ये फॉलो कर रही है। अच्छा, अब हम देखते हैं नाइट्रोजन को और ऑक्सीजन को। अब नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड, राइट, 3 बॉन्ड जो है वो कार्बन के साथ है जिनको मैंने ब्लैक बॉन्ड्स के साथ इंडिकेट किया है, और फोर्थ जो है उसको रेड मार्क किया है, दैट इज विद ऑक्सीजन। तो इस स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो इसमें आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं 8। इसी तरह ऑक्सीजन को अगर देखें तो ऑक्सीजन का ये एक बॉन्ड पेयर है और बाकी 3 इसके लोन पेयर है। तो लोन पेयर जिस एटम के पास होते हैं उसी के कंसीडर होते हैं। तो ऑक्सीजन के पास 3 लोन पेयर प्लस ये बॉन्ड पेयर, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 8। तो इस रूल के मुताबिक ये वाली जो स्ट्रक्चर है इसको हम असाइन कर देते हैं स्ट्रक्चर नंबर 1। ये स्ट्रक्चर जो है इस रूल को सेटिस्फाई कर रही है। लेकिन दूसरे स्ट्रक्चर पे जब हम गौर करते हैं तो दूसरे स्ट्रक्चर में इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन और डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 4। तो अब अगर हम नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को फाइंड करते हैं तो नाइट्रोजन के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं 10, जो कि लीवर्स के अकॉर्डिंग जो है पॉसिबल नहीं है। इसी तरह ऑक्सीजन को देखें तो ऑक्सीजन के 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये लोन पेयर के 2 ये, और ये क्या हो गए 4। ऑक्सीजन पे तो ये रूल फिट बैठ रहा है लेकिन नाइट्रोजन पे ये रूल सेटिस्फाई नहीं हो रहा। तो इट मीन ये स्ट्रक्चर नंबर 2 जो है दैट इज नॉट अ बोनाफाइड लीवर स्ट्रक्चर एंड दिस स्ट्रक्चर इज नॉट अ कैनोनिकल फॉर्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है और ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज पॉजिटिव प्लेस करना है या नेगेटिव। तो इसका मेथड ये होगा कि हमने जो बॉन्ड पेयर्स हैं, बॉन्ड पेयर्स में से अगर सिंगल बॉन्ड है तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो नाइट्रोजन की तरफ से शेयर्ड है, दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो कार्बन की तरफ से शेयर्ड है। सिमिलरली इस बॉन्ड में भी एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ने शेयर किया, दूसरा कार्बन ने। यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की तरफ से है और दूसरा कार्बन की तरफ से। और इस सिंगल बॉन्ड में भी जो एक इलेक्ट्रॉन है वो नाइट्रोजन का है और फर्दर जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन से है। तो मैंने इस टेबल के अंदर सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन ऑल ऑफ दीज 4 एटम्स मेंशन कर दिए। हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करती है, इसके वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1। कार्बन के वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं 4। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं 5 और ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में होते हैं 6। ये टेबल हम इसलिए ड्रा किया कि हम ये चीज डिटरमिन कर सकें कि किस एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और किस एटम के ऊपर चार्ज आएगा नेगेटिव। अब हमने देखना है कि इलेक्ट्रॉन्स विच बिलोंग टू दैट एटम कि नाइट्रोजन इन आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन कौन से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नाइट्रोजन के हिस्से में आ रहे हैं। तो जो नाइट्रोजन ने शेयर किए थे वही नाइट्रोजन के हिस्से में आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमने नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को डॉट के साथ प्रेजेंट किया है। तो इट मींस कि इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड बाय और बिलोंग टू नाइट्रोजन दे आर 4। अच्छा, पहले हम हाइड्रोजन का प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। हर एक जगह पे जो हाइड्रोजन है उसने एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किया होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन कार्बन ने। तो आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन जो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से बिलोंग कर रहे हैं वो भी हैं 1। तो जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स बिलोंगिंग टू दैट एटम इक्वल हो जाए तो उस एटम के ऊपर जो फॉर्मल चार्ज होता है वो 0। इसी तरह कार्बन को अगर हम देख लें तो इस वाली कार्बन को हम ले लेते हैं केस स्टडी के तौर पे। एक इलेक्ट्रॉन कार्बन से, दूसरा
हाइड्रोजन से इस बॉन्ड में भी एक इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ से, दूसरा हाइड्रोजन से इस बॉन्ड में भी एक इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ से और दूसरा हाइड्रोजन की तरफ से। तो 1 2 3 and 4। After bond formation, number of electrons belonging to carbon are also equal to 4, and number of electrons before bond formation in valence shell of carbon are also 4। तो दोनों की वैल्यू क्या हो गई? इक्वल। तो कार्बन 4 इसके ऊपर क्या हो जाएगा? 0। अब हम नाइट्रोजन पे आते हैं। तो भाई नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, लेकिन जब बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद हम देखते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिलोंगिंग टू नाइट्रोजन आर 4। तो इट मींस देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 1 यूनिट। तो वो 1 जो है वो इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। ठीक है। अब पॉजिटिव क्यों लिखा? पॉजिटिव इसलिए लिखा कि इसके कंट्रीब्यूशन में, इसके शेयर में 5 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी जो है दैट इज इक्वल टू पॉजिटिव 4। अब हम ऑक्सीजन का कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 3 तो लोन पेयर्स हो गए, 1 2 3 और 4। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन इसने यहां पर कर लिया शेयर, तो 6 + 1 कितने हो गए? 7। अब इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन की होगी एक्सेस, तो वो एक्सेस क्या बता रही है कि इसके ऊपर चार्ज आ गया -1। तो अब हमें ये बात यहां से क्लियर हो गई कि अपीरेंटली जो स्ट्रक्चर न्यूट्रल है जरूरी नहीं कि वो वैलिड लीवर्स स्ट्रक्चर हो। हमें लीवर्स के रूल्स को देखना होगा। अगर कोई स्ट्रक्चर लीवर्स के अकॉर्डिंग बोनाफाइड लीवर स्ट्रक्चर होगी तो दैट विल बी रिगार्डेड एज कंसीडर्ड एज अ कैनोनिकल फॉर्म। अगर किसी स्ट्रक्चर के अंदर इस रूल से इलेक्ट्रॉन का नंबर वेरी कर रहा है तो वो बोनाफाइड स्ट्रक्चर नहीं होगी। अब इस स्ट्रक्चर के ऊपर मैं एक बड़ा सा क्रॉस लगा रहा हूं कि दैट इज नॉट अ वैलिड और ट्रू कैनोनिकल फॉर्म। जो सेकंड रूल है टू डिटरमिन the contribution of a canonical form, वो ये है कि the position of nuclei must be same। अगर हम दो स्ट्रक्चर्स को कहते हैं कि ये एक ही मॉलिक्यूल की कैनोनिकल फॉर्म्स हैं, तो वो तभी कैनोनिकल फॉर्म्स होंगी जब उनके अंदर एटम्स या न्यूक्लियाई जो है वो डिस्प्लेस नहीं है। अगर एटम की पोजीशन चेंज हो गई तो फिर वो कैनोनिकल फॉर्म नहीं होगी, बल्कि वो दो डिफरेंट एटम्स होंगे। तो ये एसीटेट आयन है। एसीटेट आयन के बारे में हमने इंडक्टिव इफेक्ट जब डिस्कस किया था तो उस वक्त हमने इनको पढ़ा था कि दे आर कॉन्जुगेट बेस ऑफ रिस्पेक्टिव एसिड। तो इसमें ये जो नेगेटिव चार्ज है ये यहाँ पे आ सकता है और ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड टूट के इस ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज आ जाएगा नेगेटिव और इस कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड बन जाएगा डबल। तो इसमें हम देख रहे हैं और जब ये चार्ज वापस आएगा तो ये पाई बॉन्ड वापस ऑक्सीजन के पास चला जाएगा। So these structures are just differ in placement of negative charge। इसमें कार्बन, ऑक्सीजन, ये डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन किसी की भी पोजीशन जो है वो डिस्प्लेस नहीं हुई। अब नेक्स्ट मॉलिक्यूल मैं लिखना चाह रहा हूं एक, ये वाली हाइड्रोजन जो है ये अपना इलेक्ट्रॉन का पेयर यहाँ पे दे दे और ये वाला पाई बॉन्ड के इस ऑक्सीजन को कैप्चर कर ले। तो अब जो मॉलिक्यूल बनेगा दैट विल बी CH2COH और यहां पर बन जाएगा बॉन्ड डबल। अब ये दो स्ट्रक्चर्स जो हैं ये कैनोनिकल फॉर्म्स नहीं है, ये कैनोनिकल फॉर्म नहीं है, बल्कि ये डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं। क्योंकि इसमें इसको अगर हम कार्बन नंबर 1 कहें, इसको कार्बन नंबर 2 कहें, तो कार्बन नंबर 2 का जो हाइड्रोजन है वो अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस होके कार्बन नंबर 1 के कार्बोनाइल पे माइग्रेट हुआ है। तो ये वाली जो दो स्ट्रक्चर्स हैं ये कैनोनिकल फॉर्म्स नहीं है, ये बल्कि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है। इसी तरह हमने जब 1,3-ब्यूटाडाइन का केस डिस्कस किया था तो उस वक्त एक केस स्टडी के तौर पे हमने 1,3-ब्यूटाडाइन और 2-ब्यूटीन को लिया था और तब हमने ये डिस्कस किया था कि 1,3-ब्यूटाडाइन जो है ये मोर स्टेबल है
क्योंकि इसके अंदर जो कार्बन हैं दे हैव पैरेलल p ऑर्बिटल्स, और 2 ब्यूटीन जो है इसके अंदर 2 कार्बन जो है इनके p ऑर्बिटल पैरेलल हैं, जबकि 1,3-ब्यूटाडाइन पे जो 4 कनेक्टेड हाइड्रोजन हैं इनके p ऑर्बिटल पैरेलल हैं। तो बॉन्ड 1 2 और 3 4 में बन सकता है, और दूसरा केस हमने ये पढ़ा था कि ये बॉन्ड जो है ये 2 3 के दरमियान भी बन सकता है। तो तब हमने ये बात डिस्कस की थी कि डीलोकलाइजेशन तभी होगी जब कनेक्टेड एटम्स के पास पैरेलल p ऑर्बिटल्स होंगे। अगर कनेक्टेड एटम्स के पास p ऑर्बिटल जो है वो पैरेलल की बजाय परपेंडिकुलर हो जाएंगे तो वो डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं हो सकते। तो ये एक मॉलिक्यूल यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है जो कि हमें इसके अंदर अगर तो इसकी प्लेनर स्ट्रक्चर ड्रा करें तो इसको किसी कार्बन को भी नंबर 1 कह सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये मॉलिक्यूल हो जाएगा 1 3 5 7 साइक्लो ऑक्टा टेट्रीन। इसके अंदर 4 डबल बॉन्ड है, 3 को ट्राई कहते हैं, 4 को टेट्राई। तो इस मॉलिक्यूल को अगर हम समझें कि ये पूरा मॉलिक्यूल प्लेनर है तो इसके पाई इलेक्ट्रॉन जो है जस्ट लाइक बेंजीन, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, और ये पाई बॉन्ड यहाँ पे। तो जो दूसरी इसकी स्ट्रक्चर बन सकती है वो ये बन सकती है। लेकिन प्रैक्टिकली जब इस मॉलिक्यूल को देखा गया तो इस मॉलिक्यूल की पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो थी वो स्टेबलाइज्ड थी, लोकलाइज्ड थी। मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन की तरह डीलोकलाइज्ड नहीं थी। तो ऐसा क्यों था? ऐसा इसलिए था कि ये मॉलिक्यूल प्लेनर मॉलिक्यूल नहीं है। इसकी ये वाली कार्बन तो प्लेनर है लेकिन ये कार्बन और ये कार्बन प्लेनर नहीं है। अगर ये प्लेनर होती तो ये p ऑर्बिटल और ये p ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर सकेंगे, लेकिन जब ये देखा गया कि ये प्लेनर नहीं है बल्कि इस मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री है वो इस शेप की है, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो जिन 2 कार्बन एटम्स के दरमियान है उन्हीं के दरमियान ये कन्फाइंड है। तो अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आमतौर पे बेंजीन का केस डिस्कस किया होता है और एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है ये वाला ऑक्टा टेट्राइन का, और जो सुपरफिशियल सा कंसेप्ट है बच्चों के माइंड में वो ये होता है कि जी अल्टरनेट अनसैचुरेटेड सिस्टम होंगे तो डीलोकलाइजेशन होगी, जबकि अल्टरनेट वो बात किसी हद तक ठीक है लेकिन डीप कंसेप्ट ये है कि पैरेलल p ऑर्बिटल। तो पैरेलल p ऑर्बिटल कब होंगे? जब जो एटम रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहे हैं वो कोप्लेनर होंगे। अगर वो एटम सेम प्लेन में ही नहीं है तो उनके p ऑर्बिटल्स जो है वो आपस में पैरेलल नहीं है, वो डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं हो सकते। अच्छा, जो फोर्थ रूल वो है कि द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मस्ट बी सेम इन कैनोनिकल फॉर्म। जिस तरह ये इथाइलिन है, इथाइलिन की एक और स्ट्रक्चर मैं यहाँ पर मेंशन करता हूँ जिसमें ये मेंशन कर देता हूँ कि ये एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास आ गया और दूसरा इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास आ गया। तो ये दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे की कैनोनिकल फॉर्म होंगी या नहीं होंगी? तो ये बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है। तो फिर ये दोनों स्ट्रक्चर आपस में क्या रिलेशन है? तो हम यूं कह सकते हैं कि ये ग्राउंड स्टेट स्ट्रक्चर होगी और ये स्ट्रक्चर जो है वो एक्साइटेड स्टेट स्ट्रक्चर है। तो ये कैनोनिकल फॉर्म कभी भी नहीं। इसी तरह हमने प्रीवियस लेक्चर में बेंजीन की जो 5 स्ट्रक्चर्स स्टडी की थी उनमें 2 स्ट्रक्चर जो थी वो कैकूल की थी और 3 स्ट्रक्चर जो थी वो दीवार की थी। दीवार की स्ट्रक्चर में हमने देखा कि डायगोनल बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकती है, लेकिन डायगोनल बॉन्ड फॉर्मेशन में एक चीज ये भी डिस्कस की थी कि ये जो कार्बन नंबर 1
और 4 है, इनका डिस्टेंस आपस में ज्यादा है। और ये भी हमने डिस्कस किया था कि दीवार स्ट्रक्चर की जो कंट्रीब्यूशन है वो लेस है एज कंपेयर टू कैकुलेस स्ट्रक्चर। तो ये रूल जो लास्ट है ये बताता है कि स्ट्रक्चर्स विद डिस्टॉर्टेड बॉन्ड एंगल्स, जिनमें बॉन्ड एंगल्स या बॉन्ड डिस्टॉर्ट हो जाती हैं, दे हैव टू पॉसिबिलिटीज। नंबर 1 कि उनकी कंट्रीब्यूशन जो है वो लेस होती है, या फिर कुछ केसेस में these structures do not contribute towards resonance। तो टोटल 5 रूल्स हैं जो कि किसी कैनोनिकल फॉर्म को डिटरमिन करने के लिए यूज की जा सकते हैं कि आइदर गिवन स्ट्रक्चर वो कैनोनिकल फॉर्म है या नहीं है। तो इससे नेक्स्ट लेक्चर में टॉपिक में हम स्टडी करेंगे कि अगर किसी मॉलिक्यूल की मोर देन 2 या 3 कैनोनिकल फॉर्म्स हैं तो उनमें से कौन सी कैनोनिकल फॉर्म ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है और कौन सी कैनोनिकल फॉर्म लेस कंट्रीब्यूट करती है। जिस तरह यहाँ पे हमने ये लास्ट रूल में पढ़ा कि जिसमें डिस्टॉर्टेड बॉन्ड एंगल्स हैं वो स्ट्रक्चर जो है वो लेस कंट्रीब्यूट करती है, जिसमें रेगुलर बॉन्ड एंगल्स हैं वो मोर कंट्रीब्यूट